दोस्तों, रीसेंट डाटा के मुताबिक इंडिया में तकरीबन 10 करोड़ लोग एक्टिवली एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि एक ह्यूज नंबर है एंड ये नंबर ऑल टाइम हाई भी है। दोस्तों, ये डाटा क्लियरली दिखा रहा है कि इंडिया का झुकाव एसआईपी की तरफ कितना ज्यादा है। लेकिन क्या एसआईपी आज 2025 में भी कारीगर है या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट 2025 में सही रहेगी? क्योंकि मार्केट भी काफी समय से गिर रही है, जिस कारण लोग अपनी एसआईपी स्टॉप कर रहे हैं। तो क्या है बेस्ट स्ट्रेटजी 2025 के लिए, एसआईपी या लमसम या फिर कुछ और? जानेंगे ये सब आज की स्पेशल वीडियो में, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, एसआईपी या लमसम कौन सी इन्वेस्टमेंट सही है, ये जानने से पहले इसे जान लेते हैं कि आखिर इन्वेस्टिंग जरूरी ही क्यों है। तो आइए इसे एक सिंपल एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। दोस्तों, बात है जनवरी 2001 की। दो दोस्त हुआ करते थे जिनका नाम था मोंटी और विकी। जिस समय ये दोनों कॉलेज आया करते थे, उस समय इन दोनों की एक ड्रीम बाइक हुआ करती थी जिसका नाम था रॉयल इनफील्ड बुलेट 350। दोनों दोस्त इसको खरीदने का सपना देखते थे और एक दिन इनका ये सपना पूरा भी हो गया जब इन दोनों के पेरेंट्स ने इनको 1-1 लाख रुपए दिए और कहा कि बेटा, ये तुम्हारे पैसे हैं, तुम इन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक खर्च कर सकते हो, लेकिन फिर भी हमारी एडवाइस है कि तुम इन्हें वाइजली स्पेंड करो। तो जैसे ही इन दोनों दोस्तों के पास 1-1 लाख रुपए आए, तो ये दोनों सीधा रॉयल इनफील्ड के शोरूम में पहुंच गए और दोनों अपना अपना फेवरेट कलर चूज करने लगे बुलेट 350 बाइक के लिए। कुछ समय बाद दोनों ने एक कलर चूज कर लिया और बाइक को इन कैश खरीद लिया, क्योंकि उस समय एक रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 का प्राइस मात्र 55,000 रुपए था। दोनों ने डिलीवरी ली और खुश होकर अपने अपने घरों को चल दिए। दोनों के पास अब एक बुलेट थी और एक कैश अमाउंट बचा हुआ था 45,000 रुपए का। अब तक तो दोनों की लाइफ में कुछ डिफरेंट नहीं था। दोनों के पास एक बाइक थी और दोनों ही काफी खुश थे। लेकिन अब ये 45,000 की वजह से इन दोनों की लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। तो आइए जानते हैं वो कैसे। दोनों के पास 45,000 रुपए थे, जिसका क्या करना है दोनों को समझ नहीं आ रहा था, बट इतना उनको क्लियर था कि इसे अब खर्च नहीं करना है। सो मोंटी ने क्या किया कि उसने इनको एक सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया और बेफिक्र हो गया, ये सोच के कि अब उसके पास उसकी ड्रीम बाइक भी है और 45,000 की सेविंग्स भी हैं। लेकिन विकी ने ऐसा नहीं किया। उसने थोड़ा एक स्मार्ट मूव लिया। उसने अपने 45,000 को सेविंग्स अकाउंट में डालने की बजाय निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का फैसला लिया और जनवरी 2001 में उसने 45,000 रुपए को निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट कर दिया और इसके बाद दोनों की लाइफ एज यूजुअल चलने लगी। दोनों ने कई सालों तक अपनी ड्रीम बाइक को चलाया, उस पर कई बंदियों को भी बिठाया, लेकिन फिर टाइम के साथ दोनों की बाइक्स पुराने होने लगी। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 2025। दोनों की बाइक्स अब इतनी पुरानी हो चुकी थी कि इनका भाव अब बस कबाड़ी ही दे सकता था। इसलिए इन दोनों ने अब नई बुलेट खरीदने का फैसला किया। लेकिन अब 2025 में बुलेट का प्राइस बहुत बढ़ चुका था। अब उनकी ड्रीम बाइक 1,73,000 रुपए एक्स शोरूम प्राइस पर बिकती है और ये प्राइस डबल से भी ज्यादा हो चुका है। बट क्या करना, बाइक तो इन दोनों को चाहिए ही थी। इसलिए मोंटी चेक करता है अपना वही वाला सेविंग अकाउंट जिसमें उसने आज से 24 साल पहले 45,000 रुपए रखे थे, जिसमें वो क्या देखता है कि उसके पैसे बढ़कर 91,4800 हो चुके थे, जिसे देख के मोंटी खुश हो गया। अगले ही दिन मोंटी सारे पैसे निकालता है और रॉयल इनफील्ड के शोरूम में जाके एक नई नवेली चमचमाती 2025 मॉडल बुलेट 350 खरीद लेता है 91,000 डाउन पेमेंट करके, और बाकी की वो मंथली ईएमआई बनवा लेता है। वहीं दूसरी तरफ विकी भी एक नई बाइक खरीदने का प्लान कर लेता है, क्योंकि उसको भी एक बाइक की जरूरत थी। सो वो भी चेक करता है अपनी निफ्टी 50 में 45,000 की करी हुई इन्वेस्टमेंट को, जिस पर विकी क्या देखता है कि उसके मात्र 45,000 रुपए ग्रो होकर 8 लाख से भी ज्यादा बन चुके थे। विकी बहुत खुश होता है और इनमें से 2 लाख रुपए विड्रॉ कर लेता है और शोरूम जाता है और बाइक को फुल कैश पेमेंट करके खरीद लेता है और साथ में बाइक की एक्सेसरीज भी खरीद लेता है। अब विकी के पास एक नई चमचमाती बुलेट 350 है, साथ में 6 लाख की एक इन्वेस्टमेंट कॉर्पस है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में। जबकि मोंटी के पास भी एक बाइक है, लेकिन साथ में 0 अकाउंट बैलेंस है और डेट भी है अलग से, जिसकी किस्त हर महीने जाने वाली है। तो दोस्तों, मोंटी और विकी का एग्जाम्पल चीख के इन्वेस्टमेंट का महत्व बताता है। चीजें जिनकी हम डिजायर रखते हैं या फिर जो हमारी जरूरतें हैं, डे बाय डे महंगी हो रही हैं, जिस कारण फ्यूचर में इनको अफोर्ड करना मुश्किल ही होता जाएगा अगर हमारा आज कमाया हुआ पैसा सही रेट ऑफ रिटर्न से ग्रो ना हुआ तो। लेकिन अगर हम पैसों को इन्वेस्ट करें और जितनी तेजी से चीजों के दाम बढ़ रहे हैं उससे ज्यादा तेजी से हम अपने पैसों को ग्रो कर पाएं, तो हम फ्यूचर की इस समस्या को टाल सकते हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ अपनी सैलरीज पे रिलाई करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि एक एवरेज मिडिल क्लास की सैलरीज काफी समय से कांस्टेंट हैं,
जिस तेजी से महंगाई बढ़ रही है उतनी तेजी से हमारी सैलरीज नहीं बढ़ रही, और ऐसा होना फ्यूचर में बहुत परेशानियां पैदा कर सकता है। तो आई होप आप इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है समझ गए होंगे। अब इन्वेस्टिंग करने का सही तरीका क्या है, SIP, लमसम या तीसरा कोई स्मार्ट तरीका है, जल्दी से जानते हैं 3 दोस्तों की मजेदार कहानी से। बात है 2004 की, यानी तकरीबन आज से 21 साल पहले की। 3 दोस्त हुआ करते थे, कॉलेज में एक साथ पढ़ा करते थे। फिर इन तीनों की नौकरियां लग गई और तीनों को एक ही साथ नौकरियां लगी। तीनों दोस्त बहुत बढ़िया पैसा कमाने लगे। पैसा तो ये तीनों अच्छा कमाते थे, लेकिन पैसा इनके पास टिका नहीं करता था। हर महीने के एंड में इन तीनों की जेबें खाली हो जाती थीं। फिर किसी ने इनको सलाह दी कि भाइयों, अगर तुम पैसे को बचाना चाहते हो और उसे ग्रो भी करना चाहते हो तो इन्वेस्ट किया करो। तीनों को ये एडवाइस अच्छी लगी और तीनों ने मान ली और तीनों बचत पर काम करने लगे। पहला दोस्त तो इवन एक और स्टेप आगे चला गया। उसने सोचा, कब तक चिल्लर जमा करता रहूंगा, छोटा मोटा रिस्क लूंगा तो छोटा मोटा ही प्रॉफिट होगा। ऐसा करता हूँ, पापा से कुछ पैसे मांगता हूँ और कुछ खुद के डालता हूँ और एक साथ अच्छे खासी अमाउंट को इन्वेस्ट करता हूँ, तभी तो अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो पहला दोस्त 1 लाख रुपए अरेंज करता है और ज्यादा देर न करते हुए 2004 जनवरी के अराउंड पैसे एक शेयर में इन्वेस्ट कर देता है, जिसका नाम है आइशर मोटर्स। आइशर मोटर्स का शेयर प्राइस जनवरी 2004 में 26 रुपए के करीब था, जो कि आज बढ़कर 5200 पर पहुंच चुका है, जिस वजह से आज इसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2025 में लगभग 2 करोड़ रुपए हो गई है, जो कि क्लियरली बहुत इंप्रेसिव अमाउंट है। पहला दोस्त तो केवल 21 सालों में ही करोड़पति बन जाता है, बट क्या ये रियलिटी में भी पॉसिबल है? तो दोस्तों, वन टाइम लमसम इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स डिपेंड करते हैं अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया उस पर, फिर प्राइस जिस पर आपने इन्वेस्ट किया और फाइनली कितने समय तक आप इन्वेस्टेड रहे इस पर। बट एक्चुअली यही तीनों चीजें एक आम इन्वेस्टर के लिए लमसम इन्वेस्टिंग करने की सबसे बड़ी बाधाएं बनती हैं, क्योंकि ना तो एक आम इन्वेस्टर के पास बड़ा अमाउंट होता है, ना ही सही समय पर इन्वेस्ट करने की समझ होती है, और कौन सा शेयर चूज करना है ये भी एक गैम्बलिंग से कम नहीं होता। इसलिए मैक्सिमम इन्वेस्टर्स जहां को हवा की डायरेक्शन होती है वहीं को मूव करने लगते हैं। जिस शेयर के बारे में अच्छी न्यूज आ रही होती है उसी में सब इन्वेस्ट करते हैं, अपनी खुद की रिसर्च कोई नहीं करता। और फिर ना ही एक आम इन्वेस्टर के पास इतना पेशेंस होता है कि वो अपनी मेहनत से कमाए पैसों को तब भी ना हिलाए जब उसको अपना पोर्टफोलियो नीचे जाता हुआ दिखाई दे। और शुरू के समय में लमसम इन्वेस्टिंग में ये बहुत परेशानी देता है, क्योंकि बड़ा अमाउंट डूब ना जाए ये डर आपके मन में हमेशा बना रहता है, और यही सब कारण से लमसम इन्वेस्टर्स मोस्ट ऑफ द टाइम पैसा लूज करते हैं। तो क्या लमसम गलत है? इसका जवाब आपको जल्दी ही तीसरे दोस्त की स्टोरी से पता चलेगा, इसलिए एंड तक वीडियो को देखते रहिए। अब दूसरे दोस्त की स्ट्रेटजी को डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा दोस्त ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करता था और ना ही उसके पास एक साथ पैसे लगाने को थे, इसलिए वो थोड़े थोड़े पैसे हर महीने सेव करता और सिस्टमेटिक तरीके से हर महीने उन्हें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता, और वो इन्वेस्ट करता था निफ्टी 50 इंडेक्स के थ्रू, क्योंकि निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करने से उसको स्टॉक मार्केट से मिलने वाले रिटर्न्स का फायदा तो मिलता ही, साथ ही गवर्नमेंट की तरफ से एश्योरिटी भी मिलती, बिकॉज इसको सेबी रेगुलेट करता है और मैनेज करता है, और रिटर्न्स भी लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे मिल जाते। सो सेकंड दोस्त को यही बेस्ट ऑप्शन लगा एंड वो 5000 की SIP हर महीने इसमें करने लगा। जनवरी 2004 में उसने अपनी SIP शुरू करी और जनवरी 2004 से आज तक निफ्टी इंडेक्स 12.9% के CAGR रिटर्न्स दे चुका है। अच्छा, कई लोगों को ये भी बहुत कंफ्यूजन रहती है कि कंपाउंडेड रिटर्न्स कहाँ मिलते हैं। हमें तो अपने पोर्टफोलियो में सिंपली टोटल रिटर्न्स ही दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, ये कंपाउंडेड रिटर्न कैसे निकलता है, किस तरह से कैलकुलेट होता है, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस में मैं आपको नहीं डालूंगा, बल्कि मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। आपने क्या करना है कि जाना है गूगल पे और सर्च करना है CAGR कैलकुलेटर, और जो भी कैलकुलेटर आएगा उसमें वैल्यूज डालनी है, जैसे कि इस वाले कैलकुलेटर में मैंने डाली है। फर्स्ट कॉलम में वो वैल्यू जो स्टार्टिंग में थी वो डालनी है, जैसे कि मैंने यहाँ 100 रुपए रखी है, और फिर दूसरे कॉलम में फाइनल वैल्यू जो कि अब है वो डालनी है, जो कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल के लिए 150 रखी है, और थर्ड कॉलम में ईयर्स डालने हैं, जब से आपने स्टार्ट किया है तब से अब तक जितने साल हुए हैं वो डालने हैं, जैसे मैंने 3 साल एग्जाम्पल के लिए रखे हैं। फिर कैलकुलेट पर क्लिक करना है तो CAGR वैल्यू निकल आएगी, जैसे यहाँ आई है 14.47%। होप ये ट्रिक आपको समझ आई है और आपके काम आएगी। अब दूसरे दोस्त की इन्वेस्टमेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 12.9% रिटर्न्स मिलने के कारण दूसरे दोस्त की SIP इन्वेस्टमेंट 64 लाख से ज्यादा की आज 2025 में हो चुकी होगी, जो कि पहले दोस्त की आइशर मोटर्स में वन टाइम लमसम इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से काफी कम है। तो क्या मतलब फिर SIP भी सही नहीं है? तो इसका जवाब है हाँ और ना, क्योंकि SIP सही है, लेकिन सिंपल SIP से बढ़िया है मॉडिफाइड SIP।
जो कि आप तीसरे दोस्त की मदद से समझोगे कि क्या है। तीसरा दोस्त पहले दोनों दोस्तों से ज्यादा स्मार्टली प्ले करता है। उसको पता है कि सही समय पर सही शेयर में बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने से ज्यादा मुनाफा होता है, लेकिन सही समय कब है, सही शेयर कौन सा है, ये कौन बताएगा। इसलिए वो चुपचाप पहले तो SIP स्टार्ट कर देता है निफ्टी इंडेक्स फंड में 5,000 रुपए की। फिर हर साल इन्फ्लेशन जितने रेट से यानी 7% के रेट से SIP के अमाउंट को हर साल बढ़ाता रहता है। लेकिन इसके साथ वो एक्स्ट्रा मनी जो उसको बोनस से मिलती है या किसी महीने कम खर्चा होने की वजह से बचती है, इसी तरह उसको जहां से मौका मिलता है वो पैसे को सेव करता है और कैश में रहता है, जैसे कि बड़े इन्वेस्टर्स लाइक वॉरेन बफेट वगैरह करते हैं। बड़े इन्वेस्टर्स हमेशा 100% इन्वेस्टेड नहीं रहते। वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए थोड़ा कैश अपने पास जरूर रखते हैं। एंड यही तीसरे दोस्त ने भी किया। उसकी SIP तो ऑटोमेटिकली चलती ही है, बट साथ में वो मौकों की तलाश में भी रहता है, जैसे मार्केट में टेम्परेरी क्रैशेस आना या किसी अच्छे स्टॉक का किसी बैड न्यूज की वजह से गिर जाना। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज जहां टेम्परेरी प्रॉब्लम्स चल रही हों, उनकी हमेशा वो फिराक में रहता है। और यही उसको एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनाता है, क्योंकि SIP के जरिए वो मार्केट में हर हाल में इन्वेस्टेड रहता है, जिससे वो कोई मौका नहीं चूकेगा। और कैश में रहने की वजह से वो उन अपॉर्चुनिटीज को भी ग्रैब कर सकता है जो वंस इन अ लाइफ टाइम होती हैं। अगर इस तीसरे दोस्त को आइशर मोटर जैसा एक भी शेयर सही समय पर मिल गया तो इसको मालामाल कर सकता है। और 5,000 से शुरू की हुई स्टेप अप SIP जो 2004 से चली आ रही है, उसकी वैल्यू तो 96,80,000 हो ही चुकी होगी अलग से, जिसे कि आप इस कैलकुलेटर में देख ही सकते हैं। इसलिए दोस्तों स्मार्ट बनिए और SIP सही है या लमसम सही है इसके चक्कर में ना पड़िए, बल्कि एक अपॉर्चुनिटीज बनिए। मार्केट से सीखते रहिए और जब भी मौका मिले तो रिस्क लेने से डरिए नहीं। हाँ, लेकिन वॉरेन बफेट की इन 5 एडवाइसेस को जरूर याद रखिए इन्वेस्ट करने से पहले। नंबर 1 है कि इन्वेस्ट उसी में करिए जिसकी आपको जानकारी हो। नंबर 2 है कि बिजनेस क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज ना करिए। नंबर 3, जब आप किसी स्टॉक या सिक्योरिटी को खरीदें तो उसे लाइफ टाइम के लिए होल्ड करने का प्लान करें। नंबर 4, ज्यादातर न्यूज नहीं नॉइस होती हैं, इसलिए न्यूज पर इतना फोकस ना करिए, बल्कि अपनी खुद की रिसर्च के आधार पर ही इन्वेस्ट करिए। और फाइनली नंबर 5 है कि इन्वेस्टिंग एक बोरिंग प्रोसेस है, इसमें एक्साइटमेंट ढूंढोगे तो नुकसान करवा बैठोगे। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे और आपको कोई और वीडियो इसके बाद देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें फॉर फ्यूचर अपडेट्स। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।